हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के भाग 2 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हम क्या समझते हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे दीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला स्टेप आता है प्रकाश का परावर्तन। बात किया जाए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात किया जाए प्रकाश का परावर्तन, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है, पहले माध्यम में ही लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये दो माध्यमों का एक तल हो गया, दो माध्यमों का एक तल, ऊपर पहला तल और नीचे ये दूसरा तल है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो मुड़ जाती है, मुड़ करके निकल जाती है, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और दूसरे माध्यम के तल पर जिस बिंदु पर यह मिलती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। ऐसी बिंदु पर इस तल के लंबवत अगर हम एक रेखा खींचते हैं, इस तल पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। इस प्रकार से इसका चित्र आप बना सकते हैं और चित्र में दिखा सकते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो मुड़ जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर तल के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं अभिलंब। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीन के तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है पहला नियम। अब दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इनके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इस प्रकार से हम प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखते हैं। जिस प्रकार से परिभाषाएं लिखाई जा रही हैं, सेम उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। इसमें तनिक भी आपको कटौती नहीं करनी है। 100% आपको नंबर मिलेंगे। यदि 5 नंबर का प्रश्न होगा तो 5 के 5 मिलेंगे, एक भी नंबर कम नहीं होना। अब इसके बाद बात करते हैं गोली दर्पण की। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं? गोली दर्पण, बात किया जाए गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोली दर्पण कहते हैं।
इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है जिसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पहला जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल पृष्ठ, और जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। पहला जो बाहर की ओर दबा हुआ होता है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल पृष्ठ, और जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। और दूसरा जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। जैसे इस प्रकार से एक कांच का खोखला गोला दिया गया है। कांच का एक खोखला गोला दिया गया है और इसमें हम पूरा गोला ना लेकर के सिर्फ गोले का एक भाग लेते हैं, चाहे आधा गोला हो या आधे से कम हो अथवा आधे से अधिक हो। पूरा गोला ना लेकर के हम सिर्फ गोले का एक भाग ले रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ इतना भाग हम ले रहे हैं। इस प्रकार से इतना भाग ले लिया गया है तो केवल गोले की इस भाग को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ये पहला भाग जो बाहर की ओर उभरा हुआ है उसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। और दूसरा जो अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर दबा हुआ भाग, अंदर की ओर दबा हुआ भाग है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ को कहेंगे अवतल पृष्ठ और ये बाहर के पृष्ठ को हम कहेंगे उत्तल पृष्ठ। ये होता है हमारा गोलीय दर्पण। इसी आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल दर्पण और नंबर दो अवतल दर्पण।
गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल दर्पण और दूसरा नंबर होता है अवतल दर्पण। अब बात करते हैं इन सबकी परिभाषाएं क्या हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इनसे संबंधित और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। बात किया जाए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहा जाए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि इस प्रकार से कोई एक दर्पण दे दिया जाए और इस दर्पण में अवतल वाले पृष्ठ के भाग से अगर हम पेंट कर देते हैं, पालिश कर देते हैं, यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इस प्रकार का दर्पण बना हुआ है जिसमें प्रकाश की किरणें उत्तल पृष्ठ पर पड़ती हैं और उत्तल पृष्ठ से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार से की जाए, ये एक गोली दर्पण है, अगर हम उत्तल पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से अवतल पृष्ठ से होता है। प्रकाश की किरणें अवतल पृष्ठ पर पड़ती हैं और वहां से परावर्तित होती हैं, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन
अवतल पृष्ठ से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती है? गोलीय दर्पण से संबंधित कई परिभाषाएं होती हैं, जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो इन सब का अध्ययन हमें इसमें करना है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके अंतर्गत पहला स्टेप हम पढ़ेंगे ध्रुव। बात किया जाए ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर पोल, पोल मीन्स ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर वो चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों स्थितियों में ये परिभाषाएं होती हैं। चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह बन गया एक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में इस परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यदि अवतल दर्पण बना लिया जाए, अवतल दर्पण में भी परावर्तक तल के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नंबर होगा वक्रता केंद्र। बात किया जाए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम वक्रता, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसे C से हम प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र,
इस प्रकार से अगर एक गोली दर्पण दिया गया है और ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र दाईं ओर स्थित होगा, और यह अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र बाईं ओर स्थित होगा। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला स्टेप परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। बात किया जाए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसकी परिभाषा लिखेंगे जैसे वक्रता केंद्र ने लिखे थे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा हम दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं, अथवा इसकी परिभाषा हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव इनके बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अथवा परिभाषा बता सकते हैं, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं। और भी इसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। नंबर 3 के बाद देखते हैं नंबर 4। बात किया जाए फोकस किसे कहते हैं। फोकस अथवा मुख्य फोकस। फोकस को हम फोकस भी कहते हैं और मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। नंबर 4, फोकस अथवा मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात किया जाए फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसीलिए पहले हम मुख्य अक्ष की परिभाषा जानते हैं। पूछा जाए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, रेखा सीपी, सी और पी इन्हें मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र
और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। रेखासी पी, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर चाहे उत्तल दर्पण में हो और चाहे अवतल दर्पण में हो। ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अब बात करते हैं नंबर 5, फोकस, जिसे हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पूछा जाए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अर्थात अवतल दर्पण में जिस बिंदु से होकर जाती है, अवतल दर्पण में अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी परिभाषाएं चित्र में भी और थ्योरिकल में भी हमेशा याद रखना चाहिए। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अर्थात इस बिंदु से अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है,
अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, आभास होती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण और यहां से टकराने के बाद परावर्तित होती है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, इसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद इधर की ओर मुड़ जाती है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट अगली परिभाषा देखते हैं, फोकस दूरी नंबर 6। बात किया जाए फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फिर चाहे उत्तल दर्पण में हो और चाहे अवतल दर्पण में हो। बात किया जाए गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यही इसका आंसर आपको लिखना है। गोली दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हर एक अक्षर आपको याद रखना है, किस अक्षर से हम किसको प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं नंबर 7वां नंबर, इसकी परिभाषा क्या है। फोकस तल। बात किया जाए फोकस तल किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। 7वां नंबर है फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसे हम F1 F2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है चित्र में मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से जाने वाले तल को, इस तल को हम फोकस तल कहते हैं, जिसको हम F1 F2 इससे प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, जिसे हम F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं।
मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसको हम F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब लास्ट परिभाषा पूछा जाए, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक, दरवाजा। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में देखा जाए, दर्पण का द्वारक ये रहा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण का व्यास L1 और ये L2, इस व्यास को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसको हम L1 L2 इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारी गोलीय दर्पण की सभी परिभाषाएं होती हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुल इतनी परिभाषाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सूत्रों को भी बनाते हैं और प्रतिबिंब उनका भी हम निर्माण करते हैं। तो अब इसके बाद स्टेप आता है, गोलीय दर्पण में बात किया जाए वस्तु किसे कहते हैं। अगली हेडिंग है, अगला स्टेप है, अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु क्या होती है? तो जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे हम वस्तु कहते हैं। जितने भी 8 परिभाषाएं आप लिखे हैं उन सभी 8 परिभाषाओं में ये केवल 2 चित्र का निर्माण है। इन्हीं दोनों चित्रों को बनाना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम सभी परिभाषाओं को लिखे हैं। अब नेक्स्ट आता है वस्तु। बात किया जाए वस्तु किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। तो चित्र के आधार पर भी हमें समझना है वस्तु क्या होती है और इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे। पहले बनाएंगे एक उत्तल दर्पण, क्योंकि वस्तु उत्तल दर्पण में भी हमें पहचानना है और अवतल दर्पण उस पर भी हमें पहचानना है वस्तु कहाँ पर होती है, किस प्रकार से वस्तु के लिए हम चित्र बनाएंगे। पहले हमने बना लिया चित्र उत्तल दर्पण का और दूसरा है अवतल दर्पण। जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है। प्रकाश की किरणें 2 किरणें, 3 किरणें या 10 किरणें, जितना चाहें उतनी किरणें हम इसमें खींच सकते हैं।
इस प्रकार से यहां से प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही हैं। जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे हम वस्तु कहते हैं। इस प्रकार से अवतल दर्पण में भी जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। अब बात किया जाए इमेज, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष अथवा जिस बिंदु पर वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से इसकी हम परिभाषा बताएंगे। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात किया जाए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। बात किया जाए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से टकराने के बाद यदि ये प्रकाश की किरण इधर परावर्तित हो गई, दूसरी प्रकाश की किरण इधर की ओर परावर्तित हुई, और ये तीसरी प्रकाश की किरण निश्चित है कि वो भी इसी बिंदु से होकर के जाएगी। तो ये परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यही बन गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रकार से चित्र में भी हमें प्रतिबिंब को याद रखना है। अब पता करते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा। अब देखते हैं चित्र में, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण सीधे इस दिशा में मुड़ गई, और दूसरी प्रकाश की किरण यहां से टकराने के बाद इस दिशा में मुड़ गई, और ये तीसरी किरण यहां से टकराती है और इस दिशा में मुड़ जाती है। तो लगता है ये तीनों किरणें एक ही बिंदु से यहां से आते हुए प्रतीत होती हैं। तो जहां से आते हुए प्रतीत होती हैं उसे हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। और भी याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है, कभी वास्तविक नहीं बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। अब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे? प्रतिबिंब यदि बहुत अधिक दूरी पर है तब प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, कुछ नजदीक है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। इन सभी वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।